देश के विभिन्न राज्यों में सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान शुरू है। केंद्रीय विद्यालय संगठन में भी एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत बहुत सी गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान है, इसका जो उद्देश्य है वो विभिन्न सांस्कृतिक गतियों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देना है। इसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। उन गतिविधियों के माध्यम से एक दूसरे की संस्कृति को जान के हम राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने का कार्य इसके माध्यम से करते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के एजेंडे के अनुसार भारत के लिए एक राष्ट्र की अवधारणा सांस्कृतिक विविधता पर आधारित है। इस अभियान का उद्देश्य जनता के बीच, बच्चों के बीच में भावनात्मक एकता के साथ परंपरागत ताने बाने को और मजबूत करना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, खान पान, हस्तकलाओं और रीति रिवाजों को प्रदर्शित करना है। इस अभियान के अंतर्गत सामूहिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग राज्यों को जोड़ीदार बनाया गया है। जैसे हरियाणा और तेलंगाना, जम्मू कश्मीर कैसे कैसे राज्य बने हैं। मैं हमारे विद्यालय के शिक्षक मोहित सर से निवेदन करूंगा कि वो तेलंगाना के बारे में, राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में, कैसे कैसे राज्य बने हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम सबको ज्ञानवर्धित करें। मोहित सर प्लीज। थैंक यू। परम आदरणीय प्रधानाचार्य जी और शिक्षक साथियों और देश का उज्जवल भविष्य प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने बताऊंगा कि किस प्रकार से भारतीय राज्यों का निर्माण हुआ था। आजादी के बाद से लेकर के वर्तमान समय तक किस प्रकार से संघ शासित प्रदेश और राज्यों का निर्माण हुआ था। सर एक मिनट स्क्रीन शेयर। तो सबसे पहले जब 1947 को आजाद हुआ था और आजादी के बाद में भारत के सामने सबसे बड़ी जो विडंबना थी वो देश का विभाजन था। और देश जिस परिस्थितियों में आजाद हुआ था, विश्व के अंदर कोई भी ऐसा देश नहीं है जो इन परिस्थितियों में आजाद हुआ हो। आजादी के बाद में लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत भारत को 2 भागों में बांटा गया था और इन 2 भागों में बांटने में एक देश को जो है हिंदुस्तान और दूसरे को पाकिस्तान कहा गया। इसके साथ साथ भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि आखिर ये देश जो आजाद हुआ है इसको किस प्रकार से एक यूनिटी के अंदर बांधा जा सके, क्योंकि जिस समय देश आजाद हुआ था उस समय हमारे देश में लगभग 555 के करीबन जो है पिछली स्टेट्स थे और उनको एक एकता के सूत्र में भी बांधना था। इस प्रकार से भारत को आजादी के बाद में इन पिछली स्टेटों का या रियासतों का जो है एकीकरण किया गया, लेकिन उस समय कुछ ऐसी रियासतें रह गई थी जैसे कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, जिनका भारत में आजादी के बाद में विलय किया गया। इस प्रकार से इवोल्यूशन ऑफ द स्टेट एंड यूटी के अंदर अगर हम देखें तो उस समय आजादी के तुरंत बाद में 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन किया गया था, यानी कि पूरे देश के 4 भागों में बांट करके उसको कहीं न कहीं राज्य का निर्माण किया गया था। सबसे पहला भाग था गवर्नर प्रोविंस ब्रिटिश, क्योंकि इससे पहले हम जानते हैं कि भारत के ऊपर 2 प्रकार से अधिकार किया जाता था। एक था ब्रिटिश इंडिया जिसके ऊपर डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट का अधिकार था और दूसरे थे वो प्रिंसली स्टेट्स जिसके ऊपर राजवाड़ों का अधिकार होता था, यानी राजा या रानियों का अधिकार होता था। तो दूसरे नंबर पर रखे गए वो प्रिंसली स्टेट रखे गए जिसके अंदर लेजिस्लेचर सिस्टम होता था। तीसरे नंबर पर वो स्टेट शामिल किए गए जिसमें चीफ कमिश्नर होते थे और इसके साथ साथ जो छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स थे वो उनको माना गया। और चौथे पार्ट के अंदर, डी पार्ट के अंदर जिसे माना गया वो था अंडमान और निकोबार। इसके साथ साथ जिसमें 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन के तहत जो आप स्लाइड देख रहे हैं इनमें उन राज्यों का ही नाम है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत में कोई भी जब कानून बनाया जाता है तो मुख्य पावर जो है देश के संविधान के पास है। संविधान के द्वारा ही हमें शक्तियां दी गई हैं और वो शक्तियां किसे दी गई हैं? वो देश की पार्लियामेंट को दी गई है।
हमारे देश के संविधान के आर्टिकल 2 और 3 में इस बात में वर्णन किया गया है। आर्टिकल 2 जहां कहता है कि कहीं न कहीं वो हिस्सा या कोई वो भी ऐसा प्रदेश जो पहले भारतीय यूनियन का हिस्सा नहीं था, उसको आर्टिकल 2 के तहत जो है भारत में शामिल किया जा सकता है। आर्टिकल 3 में ये चीज की गई है, पार्लियामेंट को शक्ति दी गई है कि कोई भी नए स्टेट का स्टेशन बंटवारा किया जाता हो, उसमें शामिल किया जाता हो, या किसी भी एरिया को बढ़ाया जाता हो, कोई भी नया एरिया इसमें शामिल किया जाता हो, या किसी भी राज्य के एरिया की सीमाओं को या बाउंड्रीज को जो है बढ़ा या घटा सकते हैं, वो आर्टिकल 3 के तहत जो दी गई है वो पार्लियामेंट को पावर दी गई है। जो प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ 14 स्टेट हैं, इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत के अंदर भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। इसके बाद में स्टेट का फॉर्मुलेशन में अगर देखें तो सबसे पहले 1953 में आंध्र प्रदेश जो है वो मद्रास राज्य से अलग होकर के बना। 1956 में कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश और राजस्थान बने। 1960 के अंदर बम्बई स्टेट से अलग होकर के महाराष्ट्र और गुजरात को बनाया गया। 1961 में दादरा नगर हवेली उसको एक यूटी के रूप में बनाया गया। इससे पहले ये पुर्तगाल के अंडर में आती थी। 1962 में गोवा, दमन और द्वीप को जो है यूटी का दर्जा दिया गया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अंत में आकर के सबसे अंतिम राज्य जो बनाया गया था वो 2014 के अंदर आंध्र प्रदेश से अलग राज्य करके तेलंगाना बनाया गया था। और तेलंगाना राज्य की डिमांड जो है वो 1969 में जो प्रजा राज्यम पार्टी के चन्ना रेड्डी थी, उन्होंने जय तेलंगाना का नारा दे करके इसकी डिमांड को आगे बढ़ाया था। और अंत में 2 जून 2014 को देश का 29वां राज्य जो है तेलंगाना बना। और वर्तमान समय में अगर हम देखें तो भारत के अंदर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर, मोहित सर, बहुत बहुत ज्ञानवर्धक जानकारी देने के लिए। तो हमने देखा कि भाषा के आधार पे सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य बना, लेकिन वहां के लोगों की मांग वही शांत नहीं हुई। फिर एक आंदोलन चला और उस आंदोलन के परिणाम स्वरूप काफी लंबी प्रक्रिया के बाद 2014 में आंध्र प्रदेश को यानी सीमांत और हैदराबाद से का जो क्षेत्र है उसको अलग करके एक अलग राज्य बनाया गया, तेलंगाना। तो तेलंगाना के बनने की कहानी को बताया गया है एक मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से। इस वक्त के मुख्य समाचार इस प्रकार है। हैदराबाद के नवाब ने भारतीय संघ में विलय से इनकार कर दिया है। गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा है कि हैदराबाद के नवाब की ये कार्यवाही नाकाबिले बर्दाश्त है और जल्द ही उन्हें इसका जवाब दिया जाएगा। हैदराबाद एक्शन का नाम होगा ऑपरेशन पोलो। मुख्य सेना शोलापुर से चलकर हैदराबाद पहुंचेगी और दूसरी छोटी सेना बेजवाड़ा से चलकर हैदराबाद पहुंची। वो 13 सितंबर 1948 की रात थी। भारतीय फौजें थरथराती हुई हैदराबाद में दाखिल हुई। मकसद था हैदराबाद का भारत में विलय। उस बागी नवाब को सबक सिखाना जिसने आजादी के बाद भी भारत में मिलने से इनकार कर दिया था। महज 5 दिन में भारतीय फौजों ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। 18 सितंबर 1948 को नवाब की सेना ने भारतीय फौज के सामने हथियार डाल दिए। इस बीच नेहरू सरकार ने 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण का काम शुरू किया और एक अजीबोगरीब फैसले के तहत आंध्र स्टेट और हैदराबाद स्टेट को जोड़कर एक नया राज्य बना दिया गया, जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। मूर्ति आज तक नहीं खुले हैं। कांग्रेस से मिलाने के बाद तो सेटबैक हुआ, बहुत सेटबैक हुआ। हमको सेटबैक होने के बाद 8-9 साल मेरे को तकलीफ उठाना पड़ा। कुछ सरकार ने तेलंगाना आंदोलन को कुचला तो कुछ तेलंगाना के नेताओं ने ही समझौते कर लिए। देखते ही देखते ये आंदोलन हाशिए पर चला गया।
पहले 70 और फिर 80 के दशक तक आते आते ऐसा लगने लगा कि तेलंगाना सिर्फ इतिहास की किताबों में दर्ज होकर रह जाएगा, लेकिन आने वाले वक्त में एक नया मोड़ तेलंगाना का इंतजार कर रहा था। आमंत्रित करना चाहूंगा कक्षा 12वीं कला की छात्रा कीर्ति को कि वो सबके साथ तेलंगाना के बारे में कुछ जानकारियां हैं वो साझा करें। कीर्ति, कक्षा 12वीं। Respected principal sir and honorable teachers and my dear friends, good morning to all of you. आज मैं आप सबको तेलंगाना के गठन के बारे में और उसकी प्रसिद्धि के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। देश का सबसे नौजवान राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना की स्थापना भारत के 29वें राज्य के रूप में 2 जून 2014 को हुई थी। इसकी राजधानी हैदराबाद है। कैसे बना तेलंगाना? 29 नवंबर 2009 को चंद्रशेखर राव के नेतृत्व में टीआरएस ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करते हुए तेलंगाना के गठन की मांग की। केंद्र सरकार पर बढ़ते दबाव के चलते 3 फरवरी 2010 को पूर्व न्यायाधीश श्री कृष्ण के नेतृत्व में एक 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। समिति ने 30 दिसंबर 2010 को अपनी रिपोर्ट केंद्र को सौंप दी। 2 जून 2014 को तेलंगाना देश का 29वां राज्य बना था और चंद्रशेखर राव ने इसके पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। आइए जानते हैं तेलंगाना के बारे में कुछ खास बातें। जिस क्षेत्र को तेलंगाना कहा जाता है उसमें आंध्र प्रदेश के 23 जिलों में से 10 जिले आते हैं। मूल रूप से ये निजाम की हैदराबाद रियासत का हिस्सा था। तेलंगाना नाम तेलुगु अंगाना शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है वो जगह जहां तेलुगु बोली जाती है। निजाम ने तेलंगाना शब्द का इस्तेमाल अपने राज्य को मराठी भाषी क्षेत्रों से अलग करने के लिए किया था। 1,14,840 वर्ग किलोमीटर इलाके के साथ देश का 12वां सबसे बड़ा राज्य है तेलंगाना। यहाँ की आबादी 3,52,86,757 है। यहाँ की आधिकारिक भाषा उर्दू और तेलुगु है। 1969 में तेलंगाना प्रजा राज्यम पार्टी के चेन्ना रेड्डी ने जय तेलंगाना का नारा दिया। तेलंगाना राज्य के गठन के लिए वर्षों से संघर्ष कर रहे तेलंगाना राष्ट्र समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर राव ने इस नवीन राज्य के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। यहाँ बहने वाली कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध पत्थर से बना दुनिया का सबसे बड़ा बांध है। इस राज्य की ब्रांड एम्बेसडर टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा हैं। धन्यवाद। हरियाणा का आपस में कंपैरिजन किया गया है और हरियाणा और तेलंगाना की कल्चर में, वहाँ के खान पान में, वहाँ के अन्य बातों में किस प्रकार की विविधताएं और समानता हैं, उन सबको जोड़ने का प्रयास किया गया है। यहाँ पे खान पान, पहनावा, उसमें उन विषयों को लिया गया है जो वहाँ के स्टेट की प्रमुख चीजें। जैसे हरियाणा में यूं तो बहुत सा खान पान है, लेकिन यहाँ का जो मुख्य खान पान है, जो मुख्य पहनावा है, उन सबको सम्मिलित करते हुए 1 मिनट में छोटा सा प्रयास है।
एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को और अधिक मजबूती प्रदान कर सकें। माननीय प्राचार्य महोदय से निवेदन है वो हमें आशीर्वचन प्रदान करें। माननीय प्राचार्य महोदय। सभी को सुप्रभात। आज का जो ये कार्यक्रम जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत जो हमारी हर माह में गतिविधियां पहले से पूर्व नियोजित हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा और केंद्रीय विद्यालय को करवानी ही करवानी, तो उसके तहत जो ये कार्यक्रम किया गया बहुत ही अच्छा था। दूसरा, हमारे जो विद्यार्थी हैं, ये जो प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसका शीर्षक और नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। अपने आप में ही हमको ये एक अपनेपन की भावना, बिना किसी परदेश की सीमा के पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने के लिए एकता का संदेश देता है कि भारत एक है और वो श्रेष्ठ है। वी आर यूनाइट एंड वी आर एक्सीलेंट। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आज हरियाणा के प्रदेश में जो स्थित है केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 एयरफोर्स स्टेशन सिरसा और उससे जुड़े हुए बच्चों ने तेलंगाना राज्य के बारे में जो जानकारी हासिल की और जिस तरीके से प्रस्तुति दी गई, चाहे वो राज्यों के गठन के लिए है, चाहे वो राज्य की संस्कृति सभ्यता उसकी भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में बताया गया, और उसके साथ साथ जो दो राज्य हैं उनमें जो कंपैरिजन किया गया, उनका तुलनात्मक अध्ययन करके जो स्लाइड्स तैयार की गई और बच्चों को पूरा ज्ञान दिया गया कि हमारे में और तेलंगाना में कोई डिफरेंस नहीं है, हम समान हैं, एक साथ हैं। अंतर है तो सिर्फ और सिर्फ भाषा का अंतर है, अन्यथा हम सब भारतीय हैं। ये काबिले तारीफ है। प्रिय विद्यार्थियों, सभी शिक्षक साथी, आज जब ये कोविड-19 महामारी का जो दौर चल रहा है, इसमें जो भारतीयता की भावना है और जो देश प्रेम और देश सेवा की भावना है वो बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। हर एक व्यक्ति मानसिक रूप से भी डरा हुआ है और कई बार हमें अपने देश में जो अव्यवस्था है, जो सेवा है, स्वास्थ्य सेवा, उस पे कई बार गुस्सा भी आता है। लेकिन हम भारत के नागरिक ही इन चीजों को दुरुस्त कर सकते हैं, और वो कब होगा जब हम सिर्फ और सिर्फ स्लोगन की बजाय इस भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए प्रयासरत हो। भारत एक है और इसको श्रेष्ठ बनाने के लिए हर भारतीय प्रयासरत हो। इसी के तहत केंद्रीय विद्यालय संगठन और भारत के शिक्षा मंत्रालय ने ये कार्यक्रम शुरू किया है कि हर एक बच्चे में भारतीय और भारतीयता, भारतीय होने का गर्व और भारतीयता की भावना को इनकलकेट करने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। और आज जब हम एक साल से तेलंगाना के साथ जुड़े हैं, तो मैं बड़े ही गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमने जितना हरियाणा के बारे में जाना है, उससे कहीं अधिक हम तेलंगाना के बारे में जान सके हैं और उसके बारे में पढ़ सके हैं, उसके भाषा को जान सके हैं, उसके खान पान को जान सके हैं। तो ये जो मुहिम है वो सार्थक सिद्ध हो रही है, और मैं आशा करता हूं कि आगे भी हम लोग सिर्फ एक क्षेत्र से न बन करके, एक प्रदेश से न बन करके, एक राज्य से न बन करके, हम पूरे भारत के बारे में सोचेंगे और इस भारत को एक भारत और श्रेष्ठ भारत बनाने का प्रयास करेंगे। अभी
क्योंकि समय थोड़ा सा हमारे पास संकट का चल रहा है। पूरा भारत उस वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, जिसमें हमें अपनी और अपनों की जान, अपनी मतलब पहले खुद की रक्षा, फिर दूसरों की सुरक्षा, और हम तभी कर पाएंगे जब हम खुद स्वस्थ होंगे, खुद अपने आप को बचाएंगे। तो हर एक विद्यार्थी इस भारत को बचाने के लिए वो ये प्रण ले कि हम चाहे कहीं पहली बार मास्क पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखेंगे, और जब हमारी बारी आएगी तो वैक्सीनेशन करवाएंगे। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम स्वस्थ हैं तो ये देश स्वस्थ है, और देश स्वस्थ है तो अपने आप ही हमारा भारत जो है वो श्रेष्ठ भारत बन जाएगा। सबसे बड़े जो जन जागरण करने वाले वो विद्यार्थी हैं, शिक्षक हैं, जो इस मुहिम में आगे अपना योगदान दे सकते हैं। टोकिए, हर एक व्यक्ति को टोकिए। मैं कई बार दुकान पे जाता हूं, वो एड भी देखा होगा आपने, किसी का मास्क नीचे निकलता है, ऊपर निकलता है, तो उससे सामान नहीं खरीदना है। आप दुकान वाले को बोलिए कि भाई मास्क लगाइए अच्छे से। आपको अपनी जान प्यारी नहीं होगी, हमको अपनी जान प्यारी है। एक ही बात कहनी है, जो संदेश है वो ये है कि हम सब संयमित रहें, क्योंकि जो संयम है वो सबसे बड़ा हथियार है। समय बड़ा ही कठिनाई भरा है। हम जो ये वैश्विक महामारी है और जो विपदा है, उसमें बहुत कठिन दौर से गुजर रही हैं। लेकिन आप लोग सोशल मीडिया पे पढ़ते होंगे, किताबों में लिखा हुआ है कि ये समय भी गुजर जाएगा। समय चाहे अच्छा हो या बुरा हो, वो गुजर जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सभी शिक्षक साथियों, आप लोगों से एक यही संदेश देना चाहता हूं कि सभी मास्क पहने, 2 गज की दूरी बना करके रखें, अपने आप को सुरक्षित रखें। जब आप सुरक्षित रहेंगे तो समाज सुरक्षित रहेगा। और उसके साथ साथ, क्योंकि भारत को आज आपके योगदान की जो जरूरत है वो आपके स्वास्थ्य की, आपके सामुदायिक स्वास्थ्य की जरूरत है। तो इसमें अपना योगदान दें और भारतीय होने का कर चुकाएं। इस भारत को वास्तव में एक श्रेष्ठ भारत बनाने में अपना योगदान दें। जय हिंद, जय केवीएस।